नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो हमारी ये यात्रा चल रही है कंप्यूटर सीखने की, उसमें हम एक और कदम आगे की ओर बढ़ते हुए आज हमारी दूसरी कक्षा है। और आज की कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सीखेंगे जो अलग अलग दृष्टि से हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर सीखने की दृष्टि से भी, और किसी को जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, और हर दृष्टि से कहीं ना कहीं हम सबके लिए यूज़फुल है। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो कक्षा की शुरुआत करने से पहले हर रोज़ की तरह हर बार अपनी कक्षा में शुरुआत में मोटिवेशनल लाइंस होंगी, उसके बाद हमारी कक्षा प्रारंभ होगी। तो आज का मोटिवेशनल विचार हम सभी के लिए, कठिन परिश्रम के द्वारा सफलता के लिए दृढ़ निश्चय के साथ किया गया प्रयास ही आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो इन आकांक्षाओं, इन उम्मीदों के साथ कि हम कठिन परिश्रम करेंगे, और फिलहाल जो हमारा कंप्यूटर सीखने का मिशन है उसको कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके, और हम ज़रूर सीखेंगे। इसको हम टालेंगे नहीं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं हमारे इस मिशन को। तो आज की कक्षा शुरू होने जा रही है, आप सब लोग तैयार हो जाएं। तो कल की कक्षा में हमने हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर के बारे में जाना था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने अबेकस यानी पूरे कंप्यूटर का इतिहास, जहाँ से एक गणना यंत्र की जो शुरुआत होती है उसके बारे में आपने जाना था। अबेकस, जॉन नेपियर, और पास्कल लाइन, और चार्ल्स बेबेज। और इस यात्रा को कल हमने समझा। इतिहास की ये जो जर्नी थी उसमें हमने देखा कि किस प्रकार हम कंप्यूटर की तरफ धीरे 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 कदम बढ़ा रहे हैं। तो अब इसमें हम अपना एक और कदम आगे बढ़ाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से सबसे पहले मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर का किस प्रकार, कहाँ कहाँ, किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, कौन से क्षेत्र में? संक्षिप्त में उत्तर देना है प्लीज़। आप लोग एक एक करके बोलें, और जब एक बोलें तो दूसरे व्यक्ति आप चुप रहें। तो कोई भी आंसर करें कि कंप्यूटर से, यानी कंप्यूटर की सिंपल भाषा में, यानी कंप्यूटर की परिभाषा आप बताएं कि कंप्यूटर से क्या अभिप्राय है आपका, क्या समझते हैं आप? कंप्यूटर एक मतलब लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ है सर शॉर्ट में। गणना करना। हाँ। सर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है हम्म। जो यूजर्स मतलब इंस्ट्रक्शन के रूप में इनपुट देते हैं और वो रिजल्ट आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, ठीक है। आंसर अपने को एक एक लाइन में देना है, कि हम अपने शब्दों में इस तरह से बांधें कि हम अपने आंसर को, भले ही वो एक सामान्य शब्दों में हो, बट एक लाइन के अंदर हो जाए। अच्छा, कोई और बताना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में कुछ, आपकी जो समझ है? सर कंप्यूटर से हम अभिप्राय ये है कि किसी भी वर्क को हम किसी भी काम को हम करते हैं तो हम टाइपिंग या कुछ भी करते हैं जिसे हम पेन से लिखते हैं सर, और यदि किसी को हम डाक के द्वारा भेजते हैं सर, सबसे बड़ी चीज कंप्यूटर से हमारी टाइम की बचत हो जाती है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, एक शब्द में बोल दिया अच्छा, कि हम कंप्यूटर के माध्यम से काफ़ी तेज़ी से कार्य कर सकते हैं, समय की बचत कर, मतलब एक एक शब्द में, एक एक लाइन में अपने को शॉर्ट में। क्योंकि फिर उसका उद्देश्य ये हो जाता है ना कि मैं आप सभी के
द्वारा बताए गए उससे मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया है, आप सभी ने, दो दो लोगों ने दिया है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंप्यूटर ने हमारे जीवन को किस तरह से बदला है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। कंप्यूटर कंप्यूटर किस यानी कहने का अभिप्राय यह है, इस कंप्यूटर ने हमारे जीवन को कितनी दिशा और दिशा दोनों पर पहुंचा दिया है, यानी जीवन की दिशा और दशा को ही बदल दिया है। यह है हमारा कंप्यूटर। और भविष्य में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कंप्यूटर कहां पहुंच सकता है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई। आखिरकार हमने इतिहास तो समझा, इसको जाना कि हमने किस तरह से आज हम जिस रूप में हमारे पास कंप्यूटर है कि वो कैसे पहुंचा। अब इस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, जिससे गुजरते हुए कंप्यूटर आज हमारे सामने है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, सबसे पहले हम जनरल चीज चर्चा करते हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, जैसा कि अभी बताया गया कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, गणना करना। कंप्यूट शब्द का मतलब क्या होता है, गणना करना। और शुरुआत में कंप्यूटर का उद्देश्य भी यही था। आज जो हमारे पास कंप्यूटर है, आज तो बहुउद्देश्य है, यानी हर क्षेत्र में आपको सोचना पड़ेगा कि वास्तव में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा होगा, यह सोचना पड़ेगा आपको। तो कंप्यूट शब्द से हुई है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का उद्देश्य शुरुआत में क्या था कि गणना करने का कोई यंत्र तैयार किया जाए, यह उद्देश्य था। अच्छा, कंप्यूटर शब्द, कल मैंने आप लोगों से एक चीज भी कही थी कि कंप्यूटर शब्द का हिंदी क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो कंप्यूटर शब्द की पहले हम ये जान लें कि वास्तव में इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर मैं आपको हिंदी में इसके लिए जो शब्द है, जो नया शब्द प्रयोग में भविष्य में हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ जगह पढ़ा है कि इसके लिए नया शब्द प्रयोग में लाने की तैयारी है। तो चलिए, तो कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट ग्रहण करके, यानी इनपुट ग्रहण करके प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट प्रदान करती है। क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक मिनट, ठीक है, फोन बार बार बोलता है तो डिस्टरबेंस होता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों को ग्रहण करके और प्रोसेसिंग करके उसका परिणाम प्रदान करती है। इसका मतलब आप लोगों को सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। जब हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए उसको देते हैं, तो पहले क्या करेगा, वो उसको प्रोसेसिंग करेगा कि वास्तव में उसने क्या पूछा है। अगर आपने कहा कि 2 और 2 कितना होता है, तो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आपको आउटपुट यानी परिणाम देगा। परिणाम का मतलब आपको मॉनिटर में दे देगा, हम लोग स्क्रीन रीडर के माध्यम से सुनते हैं, वो भी हमारे लिए आउटपुट ही है। समझ गए? तो ये है एक सिंपल वे में कंप्यूटर की परिभाषा। अब आपको जो मैं बता रहा हूं, कंप्यूटर के लिए हिंदी शब्द क्या है, पहले आप लोग बताएं, फिर मैं आपको बताऊं। संगणक। ठीक है, क्या आप सबका सेम जवाब है?
चलिए, लगभग सबका सेम ही जवाब होगा। तो अभी इन्होंने बताया कंप्यूटर के लिए हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है संगणक। संगणक का मतलब हो गया गणना करने वाला यंत्र। परंतु आप कल्पना कीजिए कि कंप्यूटर और संगणक दोनों शब्द गणना करने के वे में यूज हो रहे हैं, लेकिन आप सोचिए, क्या कंप्यूटर का अर्थ सिर्फ गणनाएं करने के लिए रह गया है या सिर्फ गणनाओं तक सीमित है? कदापि नहीं। इसकी सीमा का तो आकलन ही नहीं किया जा सकता है। दिनों दिन इतने आविष्कार, इतनी इतनी तकनीक हमें देखने को मिल रही है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। तो जो मैं हिंदी शब्द बता रहा हूं वो है अभिकलित्र। अब आप लोगों को ये अटपटा अजीब सा शब्द लगेगा कि इसका तो कोई मीनिंग भी हमें पता नहीं चल रहा कि वास्तव में क्या होगा। अभिकलित्र, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर हर क्षेत्र में जो उपयोग में हो रहा है, गणना के क्षेत्र में हो, अनुसंधान के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र को ये शब्द जो है अपने अंदर समाहित करता है। यानी अभिकलित्र का मतलब ही है व्यापक, सीमा से परे। तो ये है आपके लिए एक नई चीज। तो ये अभी तक हमने समझा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस शब्द से हुई, इसकी परिभाषा क्या है, इसका हिंदी एक नया शब्द आपके लिए क्या है। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, अब आप लोग बताएं कि अभी तक कोई समस्या है आप लोगों को इसमें? अभी तक जो हमारा छोटा सा सेशन हुआ है इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की तरफ। कंप्यूटर के बारे में एक सामान्य जानकारी हमने ले ली है। अब कंप्यूटर के विकास क्रम को हम समझते हैं। जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अब हम क्या समझेंगे? जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। हम ये शब्द तो हमेशा से ही सुनते आए हैं कि हमारे दादाजी की पीढ़ी में बहुत अंतर था, हमारे पापा के समय की पीढ़ी में कुछ अंतर आया, फिर हमारी पीढ़ी तो बदल ही गई, और जब हमारे अगली पीढ़ी होगी, नेक्स्ट जनरेशन होगी, उस समय तो पता नहीं क्या हो जाएगा। चाहे व्यवहारिक स्तर पर देखेंगे, सामाजिक ढांचे के रूप में देखेंगे, तकनीकी क्षेत्र में देखेंगे, तो यानी हर क्षेत्र में, हर पीढ़ी में बहुत चेंजेस हो जाते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी अलग अलग पीढ़ी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उन्हीं चेंजेस को हम समझेंगे। जो विकास क्रम रहा है कंप्यूटर का, उसको हम समझेंगे। तो जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की अब पहली पीढ़ी के बारे में जानते हैं हम। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो पहली पीढ़ी क्या है? पहली पीढ़ी की शुरुआत कहाँ से होती है और इस समय तकनीक कौन सी महत्वपूर्ण है? इसमें भले ही आपके लिए हर चीज महत्वपूर्ण हो ना हो, बट कुछ शब्द है, कुछ महत्वपूर्ण तकनीक है, वो चीज आपको याद रखना है। तो जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन। तो पहली पीढ़ी की शुरुआत आपको हर किताब में अलग अलग देखने को मिल जाएगी, लेकिन हम सामान्य रूप से देखते हैं तो 1940 से 1956 तक। कई जगह आपको मिलेगा 1946 से 56, 1944 से 54, 56, लगभग आपको यह आइडिया हो गया होगा कि लगभग ये 16 वर्ष के अंदर अंदर पहली पीढ़ी को माना जाता है। अब आप ये जानते ही हैं कि कोई भी कार्य एक दिन में न शुरू होता है न पूरा होता है। कोई भी इस तरह का कोई बड़ा विकास क्रम की कोई यात्रा हो कंप्यूटर जैसी, वो एक दिन में पूर्णता की तरफ नहीं जा सकता है।
तो पहली पीढ़ी की शुरुआत कहाँ से हुई? 1940 से 56 के बीच में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत बड़े। लगभग मैंने देखा था, मैंने एक जगह पढ़ा कि लगभग 30 टन के आसपास भी कंप्यूटर का वजन हुआ करता था। और 30 टन का मतलब क्या होता है? एक टन में कितना वजन होता है? 1000 किलो। तो इतने भारी भारी कंप्यूटर, और उनको रखने के लिए पूरा एक बड़ा ठीक ठाक हॉल की जरूरत पड़ती थी। इतने बड़े विशाल क्षेत्र तो वो खुद ही ले लेते थे, तो कितना मुश्किल था। और इनमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या थी? इनको हमारे जैसे आम व्यक्ति नहीं चला सकते थे। इनको चलाने के लिए विशेषज्ञों की टीम की आवश्यकता होती थी। तो हर व्यक्ति के वश की बात नहीं थी इन कंप्यूटर का उपयोग करना। अच्छा, इस पीढ़ी में, फर्स्ट पीढ़ी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? आप लोगों के जो लोग जानते हैं उनके दिमाग में चल रहा होगा वैक्यूम ट्यूब। ये जो तकनीक थी इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मेन आधार थी। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को बनाने के लिए किया जाता था। और आश्चर्यजनक बात यह है कि 18,000 तक वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि ये इतने बड़े कंप्यूटर होते थे, तो स्वाभाविक सी बात है 18,000 वैक्यूम ट्यूब होते थे। तो ये पहली पीढ़ी में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो 1940 से 56 के बीच में रही। दूसरी चीज, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। तीसरी चीज, अब इसमें आप भाषा को इंक्लूड कर लीजिए। इसमें भाषा इस समय आ गई थी भाषा, जो शुरुआत में पहली पीढ़ी में जो भाषा का उपयोग किया गया था वो थी मशीनी भाषा। कौन सी भाषा थी? मशीनी भाषा। अब आप कहेंगे कि अच्छा मशीन है तो मशीनी हो गई। तो मशीनी भाषा का मतलब ये हो गया कि वो हमारी जो हिंदी, अंग्रेजी या फारसी या जो भी भाषाएं हैं इनको नहीं समझता था कंप्यूटर। वो समझता था बाइनरी लैंग्वेज को, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को। अब अगर आपको ABCD लिखनी है तो वो सीधा आप आज क्या करते हैं, आप ABCD टाइप करते हैं, तो वो कंपाइलर वगैरह होते हैं तो वो कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं। लेकिन पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, इसलिए हर व्यक्ति कंप्यूटर नहीं चला सकता था। तो पहले अगर आपको ABCD लिखना है तो फिर बाइनरी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ होता है 0 और 1, यानी 1 और 0, ये दो ही अंक होते हैं। अब अगर आपको A लिखना है तो 0 1 0 0 0 1 करके ऐसे करके लिखना पड़ेगा, तब जाकर के वो कंप्यूटर समझेगा कि ये इन्होंने A लिखा है। समझ गए? ये थोड़ा बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो थोड़ा सा आपको कुछ टेक्निकली कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाए। तो ये हमारी बेसिकली पहली पीढ़ी थी। इसमें सामान्य बातें यही है कि कंप्यूटर बहुत बड़े थे, ऊष्मा बहुत पैदा किया करते थे, इनको रखने के लिए बड़े बड़े होल्स की आवश्यकता होती थी और AC की भी ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि ये ऊष्मा बहुत पैदा करते थे। तो इनका रख रखाव भी बहुत खर्चीला था। ये सामान्य बातें हैं। अब ये बार बार ये शब्द मैं सिंपल वे में आपको अगली पीढ़ी में बताऊंगा। तो चलिए अब आ जाइए आप नेक्स्ट पीढ़ी में। तो उससे पहले आप किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो बताएं, वरना हम आगे बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। जी बताइए। जी नमस्कार जी सुरजीत जी। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। मैं आपको एक सामान्य शब्दों में, सामान्य उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं। देखो, वैक्यूम ट्यूब, ये सिंपल शब्दों में मैं आपको सिंपल उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि 18,000 के आसपास वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था कंप्यूटर के अंदर। अब वैक्यूम ट्यूब का मेन मकसद क्या था? वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार से सिंपल आप वे में समझ लीजिए एक बल्ब की तरह।
आप जब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। तो उसी तरह तो जो विद्युत की जो धाराएं होती थी, जो संकेत देती थी, अगर बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो मतलब कुछ निर्देश कंप्यूटर को कुछ कार्य दिया गया है, और अगर वो एक्सेप्ट वहां तक कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कि कंप्यूटर में कोई कार्य नहीं दिया गया है। मतलब वो इससे इनपुट और कार्यों का निर्धारण करती थी। एक वैक्यूम ट्यूब एक टेक्नोलॉजी थी, बस ये बेसिक चीज से सिंपल वे में, सिंपल उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम चलें फिर नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलेंगी जानने को। चलिए, तो नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जनरेशन में सेकंड जनरेशन को पढ़ने से पहले कुछ आप लोगों को उदाहरण भी थोड़ा याद रखने चाहिए। वैसे ठीक है, जनरल वे में हम समझ रहे हैं, बट उदाहरण भी कुछ इनिएक, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये था एक लगभग 1946 के आसपास बना हुआ कंप्यूटर इस पीढ़ी में। और दूसरा था यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये मुख्य रूप से आप दो उदाहरण समझ के रख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे थे, एडवेक, एडसेक, ऐसे बहुत सारे थे, बट मेनली आप दो तीन कंप्यूटर समझ लीजिए, वही बहुत है। चलिए अब आते हैं हम सेकंड जनरेशन पर। सेकंड जनरेशन पर आने से पहले मैं आप लोगों को, कई लोगों ने ब्रेल से पढ़ाई की होगी, बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि जो पुराने टाइम पे जो ब्रेल के लिए बुक्स वगैरह भी बहुत कम होती थी। जैसे मान लीजिए पूरी क्लास के बीच में मुश्किल से एक बुक या फिर दो बुक, वो भी मुश्किल से। ये पुराने समय की बात बता रहा हूं मैं। तो उस बुक को सब लोग पढ़ने के लिए क्या करते थे, या तो कॉपी करते थे या फिर क्रम से चलती थी। एक पीढ़ी में कैसे चेंजेस हो रहा है वो मैं उस यात्रा को आपको सिंपल वे में समझा रहा हूं। अब आप आइए सेकंड जनरेशन पे। एक मिनट, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो सेकंड जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड जनरेशन में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या परिवर्तन हुए हैं, हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेकंड जनरेशन की शुरुआत कब हुई। लगभग जहां से पहली पीढ़ी खत्म होती है वहां से सेकंड जनरेशन शुरू होती है। पहली पीढ़ी यानी 1956 से लगभग 63, 64, 65, ऐसे आपको अलग अलग सन मिल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि लगभग लगभग 55 से 65 के बीच में सेकंड जनरेशन रही है। अब इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर जो उदाहरण के लिए आते हैं, ज़्यादातर IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम से एक कंपनी है जो कि 1890 के आसपास बनी थी। और मैंने आप लोगों को एक जिक्र किया था कल की क्लास में, हरमन होलीरथ, जिन्होंने पंच कार्ड बनाया था, तो उन्होंने ही आगे जाकर के IBM नाम से कंपनी बनाई थी, और आज वो इस क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है। तो कुल मिला के जो इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो IBM सीरीज के हैं। IBM 360 और एक CDC 8 करके, ऐसे कुल मिला के ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर आपको मिलेंगे IBM के। ठीक है, ये तो रही कंप्यूटर के उदाहरणों की बात। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तकनीक क्या थी? जैसे उधर क्या थी, वैक्यूम ट्यूब, भूलना मत, पूछूंगा मैं लास्ट में।
वैक्यूम ट्यूब थी। अब इसमें क्या है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? कुछ कुछ उसी तरह से था, बट इस पीढ़ी में आते आते वैक्यूम ट्यूब से छोटी चीज आ गई अपने पास, ट्रांजिस्टर। ये बिल्कुल छोटी तकनीक थी और छोटी छोटी चीजें थी। जहां पर ये 18,000 यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब, वहां पर बहुत कम में, लगभग हाफ में ये इनका कंप्यूटर का निर्माण में काम हो जाता था। तो आप समझ रहे होंगे कैसे जनरेशन में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, महत्वपूर्ण एक और चीज क्या है? वो भाषाएं। उसमें कौन सी भाषा थी? मशीनी भाषा। स्वाभाविक सी बात है, मशीनी भाषा यहां भी होगी, लेकिन असेंबली भाषा भी इस समय में लगभग आ गई थी। तो असेंबली भाषा से भी कंप्यूटर ऑपरेट होते थे। थोड़ा आसान हो रहा है धीरे धीरे। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी, कंप्यूटर छोटे होंगे, उनको ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। तो आप कल्पना कर लीजिए, सिंपल, पहले बड़े कंप्यूटर थे, सेकंड जनरेशन में छोटे हो गए। पहले एक हॉल होता था लगभग, अब छोटे कमरे में कंप्यूटर को रखा जा सकता था। हालांकि एसी की आवश्यकता अभी भी होती थी, ऊष्मा अभी भी होती थी, लेकिन कुछ परिवर्तन तो हुआ है और गणनाओं में पहले की तुलना में थोड़ी गति आ गई थी। अच्छा, अब कार्य क्षेत्र की तरफ चलते हैं हम। जब सेकंड पीढ़ी आती है, सेकंड जनरेशन आती है, तो कार्य क्षेत्र भी बढ़ जाता है। यानी अनुसंधान, रक्षा, विज्ञान, कोई खोज, इस तरह के चीजों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा और कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो व्यापार में भी उपयोग करने लगे। तो कुल मिला के धीरे धीरे कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है। भाषाएं आपने जानी, और एक कोबोल, कोबोल भी एक भाषा है, ध्यान दीजिए, कोबोल, असेंबली, मशीनी भाषा। तो ये फोर्ट्रोन, ये भी एक भाषा है। इनको आप, ठीक है, याद रहे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बाकी एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सेकंड जनरेशन में आपको मैं संक्षेप में वापस से बता रहा हूं। 1956 से 63 के आसपास सेकंड जनरेशन का समय है। कंप्यूटर थोड़ा छोटे हुए, प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ गई, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर, और आईबीएम कंप्यूटर की सीरीज थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। भाषाएं असेंबली, मशीनी, कोबोल, फोर्ट्रोन, तो ये भाषाएं थी। तो ये मेन चीजें थी इस जनरेशन में। घबराने की बात नहीं है, सिंपल चीजें हैं, बस आपको ये समझना है कि परिवर्तन कैसे हो रहा है, कैसे कंप्यूटर छोटा होता जा रहा है, कैसे हमारे पास पहुंचेगा भी, ये देखना। अब आ जाइए आप सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में आते 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 कंप्यूटर में क्या हो गया? बहुत परिवर्तन हो गया। और जो तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर, आईबीएम तो सीरीज थी ही, लेकिन मेन तकनीक में परिवर्तन हुआ। ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का उपयोग किया जाने लगा। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाने लगा, जो बहुत सारी चिप्स पे छोटे छोटे सर्किट्स, हजारों लाखों सर्किट सेट कर दिए जाते थे। तो पहले की तुलना में कंप्यूटर के आकार में रात दिन का अंतर हो गया। ध्यान दीजिए, अब धीरे धीरे इस पीढ़ी के समय में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। इस पीढ़ी का समय कब से कब तक है? 1964 से लेकर के लगभग 71-75 के आसपास। ठीक है, तो ये मेन बातें थी इस पीढ़ी में। भाषाएं लगभग वही है, असेंबली, मशीनी, और कुछ और नई भाषाएं आने वाली है, अभी चिंता मत करो। बहुत सारी भाषाएं जो चीजों को
जिन भाषाओं से आप लोग भी परिचित होंगे, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। तो चलिए, तो एक बार मैं संक्षिप्त में तीसरी पीढ़ी में जो परिवर्तन हुए, देखो ये चीज़ बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर छोटे हो रहे हैं, अब एसी की थोड़ी कम आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा कम निकलती है, ये चीज़ जनरल है, ये आपको थोड़ा समझ लेना। अब ये बार बार रिपीट करूंगा, एक ही चीज़ का कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया मैं टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज हो रही है मैं उसको बता रहा हूँ। तो सेकंड जनरेशन से हम थर्ड जनरेशन में आए, और समय था 1963 से 63 के बाद से 71-75 के आसपास, और ट्रांजिस्टर के स्थान पर टेक्नोलॉजी जो यूज हो गई, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और आईबीएम सीरीज चल रही थी। और इसके बाद जो भाषाएं थी वो कॉमन थी लगभग, कुछ भाषाएं और नई नई धीरे धीरे आई, बट मेनली असेंबली, मशीनी और कोबोल, फोर्ट्रॉन, ये भाषाएं तो कॉमन थी। बाकी धीरे धीरे आविष्कार हो रहा है, भाषाओं का धीरे धीरे बन रही है, तैयार हो रही है। तो अब चलते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ, चौथी पीढ़ी, जिसमें पूरा 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 चेंजेस हो गया, रात दिन का अंतर हो गया। कंप्यूटर आम व्यक्ति, यानी जो दुकान पे भी पहुंच गए, जो दुकान पे यूज होने लगे, बिल्कुल छोटे हो गए, आम यूज के लिए तैयार हो गए, लगभग लगभग पीसी भी आने लग गए थे उस समय। तो ये बहुत परिवर्तनकारी था। अब इस पीढ़ी का समय कब से था? लगभग 85 से पहले, यानी 71 से 85 के बीच में। तो ये बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए चौथी पीढ़ी में। अब इसमें क्या परिवर्तन हुए? इसमें आपको आ गया माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। कभी किसी ने माइक्रो प्रोसेसर देखा है क्या? पहले मैं ये आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आज भी यूज होता है ना, इसलिए किसी ने देखा है? देखा है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, मैं थोड़ा सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं। माइक्रो प्रोसेसर का साइज कितना है? जो बिस्किट होता है ना अपना, चौकोर बिस्किट, उसको आप हाफ कर दीजिए, यानी तोड़ दीजिए उसको, और तोड़ करके उसको, जो दो टुकड़े हुए हैं बिस्किट के, उसको आपस में जोड़ दीजिए, मतलब एक के ऊपर एक रख दीजिए, फिर बरोबर कर दीजिए। लगभग लगभग इतना बड़ा माइक्रो प्रोसेसर होता है, और इतना ही मोटा होता है लगभग लगभग। और यही कंप्यूटर की तीव्र गति का राज होता है। यही कंप्यूटर को तीव्र गति से प्रोसेसिंग करने में सहायता करता है। यह जितना पावरफुल होगा, उतना ही अधिक कंप्यूटर पावरफुल होगा। समझ रहे हैं? प्रोसेसर समझ में आ गया कि किस तरह का होता है माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, और यहां पर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये भी एक तकनीक थी जो इन कंप्यूटर में यूज हो रही थी। ध्यान दीजिए, कौन सी तकनीक थी? VLSI, शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, दुकानों पर भी कंप्यूटर आ गए, अब छोटे छोटे हैं बिल्कुल, काफी परिवर्तन हो गया है। अब आप अपने होम के लिए भी, अपने घर के लिए भी कंप्यूटर खरीद सकते थे। और क्या परिवर्तन हुए? विंडो आ गया। विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि जब तक इन बेसिक चीजों को नहीं समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल कर लेने से कंप्यूटर का मतलब नहीं रहेगा। एक बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, इसलिए मैं 2-4 क्लास इस तरह की ले रहा हूं। तो विंडो आ गया, जो विंडो आप भी आज भी यूज करते हो, बोलते हो 10, 11 भी आ गया, बताओ। तो विंडो आ गया। MS डॉस करके एक और था जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, लिनक्स। तो इस तरह के बहुत सारे, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन ये हुआ कि विंडो ने बहुत सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया। आज भी आप विंडो यूज करते हो सबसे ज्यादा। अच्छा,
अब एक ध्यान दीजिए, एक शब्द मैं आपसे जरूर पूछूंगा और इसके बारे में पता भी होना चाहिए और जनरल चीज है, किसी को शायद आइडिया होगा या नहीं मैं नहीं जानता। GUI, GUI का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेरी गुड। इसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत? सर बस इतना ही ठीक पढ़े है, हैं हम ठीक है, सर, ओके, कोई बात मतलब नहीं। डीपली नहीं जानते हम। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, कम से कम आपने फुल फॉर्म बताई, बहुत बढ़िया। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI की फुल फॉर्म, अभी जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसके बारे में सुनेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये चीज है क्या। दूसरी चीज क्या थी जो उस समय यूज हो रही थी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो अभी आया है, कौन अभी, कब? चौथी पीढ़ी में। लेकिन उससे पहले और लगभग लगभग चौथी पीढ़ी में CUI, कमांड यूजर इंटरफेस, और उसको एक और चीज बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दोनों ही चीज समझ सकते हैं। तो GUI और CUI दोनों चीज है। अब देखो CUI क्या है, सबसे पहले मैं ये समझाता हूं। जो CUI पहले की चीज है जो अब ज्यादा यूज नहीं होती है और कुछ कुछ जगह पर होती है, कोडिंग वगैरह में होती है। तो CUI का मतलब है कमांड यूजर इंटरफेस, यानी हर चीज के लिए कमांड देनी पड़ेगी। कोई फोल्डर बनाना है तो भी कमांड लिखनी पड़ेगी। कमांड देने का मतलब ऐसा नहीं है कि Alt F4 करके हमने शट डाउन कर दिया, ऐसे नहीं। शट डाउन करने के लिए भी पूरा एक प्रकार से कोड की तरह लिखना पड़ेगा। पूरा कोड शट डाउन करने के लिए भी लिखना पड़ेगा। कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आज शॉर्ट कमांड से कर लेते हो आप, लेकिन उसमें आपको लिख करके देना पड़ेगा कि हाँ ये काम करना, आपको ये फोल्डर बनाना है, पूरा लिख के देना पड़ेगा। ये है कमांड यूजर इंटरफेस। हर चीज में पहले माउस यूज नहीं होता था, समझ गए, सब कुछ कीबोर्ड से होता था। कमांड यूजर इंटरफेस की खास बात क्या है? पूरा संचालित कंप्यूटर कीबोर्ड से होता था, माउस से नहीं होता था, समझ गए। अब आ जाइए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी हर चीज के ग्राफिक आ गए, कमांड्स आ गई, आप शॉर्ट कमांड से सारा काम कर लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देखते होंगे डेस्कटॉप पे जो आइकन्स बने होते हैं, हर सब पे ग्राफिक्स बने हुए हैं। कौन से ग्राफिक्स बने हुए हैं? जो आपने कभी रिसाइकल बिन का देखा होगा तो उस पर कचरा पात्र बना हुआ है, क्योंकि उस पर आप कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो उसी के अंदर जाके गिरती है, समझ गए। इसी तरह से घर के बाहर भी कचरा पात्र होता होगा अपने, कईयों के होता ही है, तो आजकल ज़्यादातर होता ही है, ठीक है। तो उसी तरह से कंप्यूटर में रिसाइकल बिन हो गया, क्रोम हो, कुछ भी हो, सब पे ग्राफिक्स बने होते हैं, उसका लोगो बना होता है। अब इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है, अब माउस पॉइंटिंग डिवाइस आ गया, माउस। अब ये क्या करता है, देखने वाले लोग सीधा उनको जो डस्टबिन दिखाई, डस्टबिन का मतलब रिसाइकल बिन जो दिखाई दे रहा है, सीधा माउस उस पर लेके गए और क्लिक किया, खुल गया। और हमने क्या किया, सीधा उसका नाम सुना और एंटर किया और खुल गया। तो ये तरीका हो रहा है, अब ये चेंजेस हो गया। लेकिन पहले ये चीज नहीं होती थी। अगर आपको रिसाइकल बिन खोलना है तो उसके लिए भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा कमांड लिखनी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस लिख करके एंटर करेंगे तब जा करके खुला खोलना पड़ेगा। अब स्वाभाविक सी बात है, अब आप हर किस किस को याद रखेंगे, किस किस की कमांड याद रखेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये हर किसी के वश की बात नहीं थी, तो जो लोग ये चीज कर पाते थे उनकी वश की बात थी। तो ये आपने CUI और GUI भी समझ लिया साथ साथ में। तो अब आ जाइए पांचवी पीढ़ी और अंतिम पीढ़ी की तरफ। अब ये तो हमारी पीढ़ी है लगभग, तो पांचवी पीढ़ी में जो चेंजेस हो रहा है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और पांचवी पीढ़ी का समय 85 के बाद का ही चल रहा है, आज तक चल रहा है। और पांचवी पीढ़ी में और चौथी पीढ़ी में मैं कंबाइंड रूप से आपको भाषाएं बता रहा हूं। ये C++, जावा, पाइथन, ये सारी भाषाएं, इस तरह की भाषाएं आपने सुनी होंगी डेफिनेटली। तो ये भाषाएं आज की भाषाएं हैं, यानी चौथी और पांचवी पीढ़ी की भाषाएं हैं। और इस समय कंप्यूटर, बिल्कुल आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो,
पीसी, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें आ गई है। और आजकल तो बहुत छोटे छोटे ऐसे चीज़ें आ गई है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा स्मार्टफोन को ही ले लो, ये भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ही छोटा रूप है ना। एक मिनट रुकिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें चेंजेस हो गई है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? महत्वपूर्ण है आज के टाइम में क्या आ गया है, आप लोग बताएंगे इस चीज को। पांचवी पीढ़ी में आप एक शब्द मुझे बताओ, एक शब्द का मतलब जो ऐसी चीज है, ऐसी तकनीक है जो मुझे पता है सब लोग जानते हैं ज्यादातर। बताइए, कौन बताएंगे? व्याख्या नहीं करनी बस। आर्टिफिशियल और बताएंगे कोई? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस अच्छा आपका हो सुनिए। गया ना, बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। हाँ, किसी और को बताना है? सुपर कंप्यूटर। क्या नाम आपका? ठीक है, राम सिंह। ठीक है, ठीक है। तो और कोई बताना चाहते तो बता सकते हैं। किसी की मन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हों तो कृपया व्यक्त करने का कष्ट करें। चलिए, कोई बात नहीं। तो सर माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने भी अच्छा शब्द बोला वैसे तो। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तीनों से हमने यही मजेदार चीज है, मैं यही सुनना चाहता हूं कि आप लोगों ने भले ही अलग अलग चीज बताई, बट तीनों ने अलग अलग चीज बताई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हमारी बुद्धि की परीक्षा भी यही है, भले ही आंसर भले एक का ही सही हो, बट हम उससे मिलता जुलता कोई दूसरा ऐसा पॉइंट लेकर के आए जो सोचने के लिए वास्तव में विस्मित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए। तो बिल्कुल तीनों का कहीं ना कहीं आंसर सही है। अब जो पहला इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों ने सबने सही बताया, बिल्कुल डिजिटल। तो एआई, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एआई पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब आ रही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो ह्यूमन की तरह सोचेगी। रोबोटिक, आप लोगों ने सुना ही होगा, आजकल रोबोट बन रहे हैं। युद्ध करने के लिए भी भविष्य में रोबोट होंगे, खुद ही लड़ेंगे, बस रोबोट मशीन ही। तो इस तरह की तरफ, इस दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड है जिधर हम बढ़ रहे हैं। और जो सुपर कंप्यूटर, बिल्कुल आज के जो सुपर कंप्यूटर है, उनकी जो गणना करने की क्षमता है, जो सोचने की क्षमता है, वो अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। आप सोच भी नहीं सकते। जो माइक्रो कंप्यूटर, बिल्कुल ये छोटे कंप्यूटर, हम लोग पीसी और मोबाइल वगैरह यूज करते ही हैं। तो यानी चीजें छोटी हो रही है, आपके पास चीजें बिल्कुल छोटी आती जा रही है। अब सिम का भी, आजकल सिम इतनी छोटी हो गई, और धीरे धीरे अब आपको ई सिम मिलेगी। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो रहा है, इसी पर हमारा ये सेशन चल रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो फिर हम कंप्यूटर, अच्छा ये डेस्कटॉप है, ये ऐसे आइकन आते हैं, ऐसे लाते हैं, और ये शॉर्ट कमांड है, ये वर्ड है, एक्सेल है, ये ठीक है, ये सब जब तक हमारा नींव मजबूत नहीं होगी, जब तक सारी चीज़ें व्यर्थ है। तो अब क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऐसी चीज़ें आ गई है। और ऐसी ऐसी भाषाएं आ गई जो बहुत इजी आपको कोडिंग करके देंगी। आप चैट जीपीटी का नाम सुन रहे हैं, इधर क्या नाम है उसका, ग्रोक ग्रोक इसने एलन मस्क ने बना दिया। डीप थिंक करके, डीप सी है क्या, आई थिंक है, तो वो चाइना ने बना दिया। और इधर गूगल होम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एलेक्सा का नाम सुना होगा। एलेक्सा और गूगल होम क्या करते हैं बताइए आप लोग, क्योंकि अब ये तो आज की चीजें हैं तो इनसे तो आप परिचित होंगे ना। देखो, टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानेंगे तभी तो हम यूज करने की तरफ बढ़ेंगे ना। अगर इन चीजों के बारे में आपको ही आइडिया नहीं होगा तो आप कब यूज करेंगे पता नहीं होगा। तो इसलिए इन चीजों से परिचित धीरे धीरे हमें होना है। सर
गूगल होम है, एलेक्सा है, ये हमारे किसी भी आंसर का क्वेश्चन का आंसर करती है सर। वेरी कोई भी गुड। चीज उनसे पूछ अच्छा लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं क्विकली गिव आंसर, यानी जल्दी से रिप्लाई करती है, आपको आंसर देती है। अच्छा, कोई दूसरा बताएं। चलिए ठीक है, हमारे पास अभी एक ही आंसर आया है। तो इन्होंने कहा है वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन एलेक्सा और गूगल होम, हाँ क्या चीज? अरे जितने भी है सर। हाँ बिल्कुल। तो जेमिनाई, गूगल असिस्टेंट, ये सारी चीजें आज की टेक्नोलॉजी को चेंजेस कर देने वाली है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एलेक्सा और गूगल होम के बारे में। एलेक्सा और गूगल होम दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर आप ऑफिस में बैठे हो, अगर आपने घर को यानी स्मार्ट होम बना रखा है, तो क्या कर सकते हैं आप? अगर आप पंखा और लाइट चालू भूल गए तो ऑफिस से बंद कर सकते हो। अगर आप गीजर चालू भूल गए थे, ऑफिस में बैठ करके बंद कर सकते हो। अगर दरवाजा भी आपने स्मार्ट बनाया है तो ऑफिस में अगर कोई मेहमान आया तो आप ऑफिस से खोल सकते हो, ऑफिस से बंद कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट जनरेशन जबरदस्त चीज है, ये जो फिफ्थ जनरेशन है। और जो परिवर्तन हो रहे हैं बहुत अप्रत्याशित, अकल्पनीय, हमारी सोच से परे है। और देखते जाइए कहाँ आज चांद पे पहुंच गए हैं, कल कहाँ पहुंचेंगे इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये हमारी थी पांचवी जनरेशन, जिसके बारे में हमने डीपली समझा और बहुत सारी चीजें जानी। अब मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा, एक छोटा सा नमूना, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ब्रेल का, किस तरह से ब्रेल पहले किस स्तर पर थी, फिर धीरे धीरे बुक्स उपलब्धता में अच्छी खासी हो गई, सबके पास आने लगी, सब लोग लाइब्रेरी से ले सकते थे। फिर रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम आया, ई पब का भी सिस्टम आया, आज हमारे पास स्क्रीन रीडर भी है, लैपटॉप भी है। मैं विजुअली इम्पेयर्ड के अकॉर्डिंग में टेक्नोलॉजी कैसे चेंजेस हुई उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ब्रेल का डिजिटलीकरण, आज ऑर्बिट रीडर 40-20 बहुत सारी चीजें हैं, इनके माध्यम से आप देखते हैं कि ब्रेल भी पेपरलेस हो गई है, जिसमें आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उस नोट्स को, कंप्यूटर में लिखे हुए नोट्स को आप ऑर्बिट रीडर में डाल के ब्रेल में पढ़ सकते हैं। ब्रेल में लिखी हुई फाइल को सामान्य मित्र को दे सकते हैं और वो बिल्कुल सामान्य अक्षरों में लिखी हुई मिलेगी और सामान्य पढ़ सकता है। तो किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो रही है, किस तरह से ब्रेल से आज हम डिजिटल ब्रेल की तरफ बढ़ गए हैं, किस तरह से हम कल्पना नहीं कर सकते थे दशक से पहले कि हम स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी जो तकनीकी यात्रा है वो अकल्पनीय, अविस्मरणीय और अप्रत्याशित है, और जिसके परे तकनीक ही जानती है। और वैज्ञानिक जो अलग अलग हर दिन खोज कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, वो अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है, उसको आप सोच भी नहीं सकते। तो कुल मिला के आज की जो हमारी कक्षा थी, समय का तो मुझे खैर वैसे ध्यान नहीं रहता कक्षा पढ़ाते समय, तो माफ़ी चाहूँगा अगर ज़्यादा हो गया होगा तो कुल मिला के अब आप लोगों से मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करूँगा, उसके बाद हम अपनी कक्षा को संपन्न करते हैं।